जय शिवेंद्र। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं रेणु जैन नॉकआउट एजुकेशन मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा शुक्रवार एपिसोड है और हमारी ऐतिहासिक कहानियों का सफर चल रहा है। और हम भारत की सबसे प्रसिद्ध और जानी मानी कहानियां बेताल और विक्रम पर के साथ जो संवाद उनके हैं, उन कहानियों को मैं आपको सुना रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी आवाज में आपको ये कहानियां कुछ अलग अनुभव करवाती होंगी। तो आज की कहानी है हमारी चौथी कहानी, सबसे ज्यादा पापी कौन। तो इन ऐतिहासिक कहानियों के सफर में मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, और कोई और ऐसी बात जिस पर आपने रिसर्च की हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, मैं आपको बता पाऊं। और इसी के साथ आज हम चौथी कहानी पढ़ेंगे। और उस कहानी को पढ़ना नहीं है, मेरे माध्यम से आपको सुनना है, गौर करना है, जानना है, समझना है और अपने जवाब मुझे लिख भेजने हैं। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और राजा विक्रम और बेताल की ये जो चुलबुल भरी जो दास्तां है, उसका एक किस्सा, चौथी कहानी ज्यादा बापी कौन, इसके बारे में आपको कहती हूँ। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था। उसके पास क्या था, चिंतामणि नाम का एक तोता था। पहले तो आप समझते हो ना, पहले की कहानियों में क्या होता था, राजे महाराजों के साथ पशु पक्षी भी बात किया करते थे। तो उसके पास एक चिंतामणि नाम का तोता था। एक दिन राजा ने बैठे बैठे विचार किया और उस तोते से पूछा कि बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा। तोते ने कहा, मगध देश की राजकुमारी के साथ आपका विवाह होगा, जिसका नाम क्या था, चंद्रावती था। और इस प्रकार राजा को जब लगा कि क्या ये सच है या नहीं, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलवाया और उससे पूछा। तो ज्योतिषी ने भी वही बात कही जो राजा के तोते चिंतामणि ने कही थी। अब उसे यकीन हो गया। दूसरी देश दूर नगर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास एक मैना थी। मैना का नाम था मदन मंजरी। एक दिन राज की राजकुमारी ने अपनी मैना से पूछा, मेरा विवाह किससे होगा। मैना ने यह कहा कि आपका विवाह राजा रूपसेन के साथ होगा। और इस प्रकार दोनों राज्यों के राजकुमार और राजा और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। अब राजकुमारी जब अपने ससुराल आई तो उसके साथ वो मैना भी आई। जब मैना आई तो राजा और रानी ने सोचा कि हम इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करा दिया और उनको एक पिंजरे में रख दिया। अब तोता मैना के दिन गुजरने लगे सुख से। इधर राजा रानी भी अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, तोता और मैना में बहस हो गई। और वो बहस इतनी जोरदार थी कि राजा के पास बात पहुंच गई। राजा तोता और मैना के पास आया। तब उन्होंने बहस का कारण पूछा। तो तोता बोला कि स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। मैना ने कहा कि आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। राजा ने दोनों से अपनी अपनी बात का प्रमाण मांगा कि आप लोग ये बात क्यों और कैसे कह रहे हैं। तब राजा ने मैना को बोला कि पहले तुम प्रमाण दो। तो मैना ने कहा, महाराज मर्द बड़े बुरे होते हैं। और फिर उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई। इलापुर नामक नगर के अंदर महादन नाम का एक सेठ था। उसको एक लड़का हुआ और जब लड़के को उसने बहुत लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया, पर बुरी संगत में रहने के कारण लड़के को क्या थी, जुए की लत लगी। इसी बीच सेठ मर गया और लड़के ने उसका सारा धन क्या किया, जुए में लगा दिया और गरीब हो गया, कंगाल हो गया। तब उसने देखा कि अब मेरे पास यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं है। तो लड़के ने क्या किया, वह दूसरी नगरी चंद्र नगरी चला गया और एक सेठ के यहाँ जाकर अपने पिता के बारे में बताया और झूठ बोला कि मैं दूर देश से बहुत सारा धन कमा कर लाया था, जहाज पर लाद कर ला रहा था। क्योंकि पहले की दूर देश की यात्राएं तो जहाज पर और पास के नगरों की यात्राएं घोड़ों पर, उनसे थोड़ी दूर नगरों की यात्राएं घोड़ों पर होती थी। अब सेठ ने उसकी बात पर विचार किया और समझा कि लड़का तो भला है और उसको अपने यहाँ रख लिया। और उसको लड़का बहुत पसंद आया और सोचा कि मुझे तो घर बैठे बैठे मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिल गया। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नावली।
अब रत्नावली का विवाह मगध जो सेठ था उसकी बेटी के साथ हो गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हुए और फिर सेठ ने अपने दामाद को कहा कि अब आप अपने घर लौट सकते हैं। तो दोनों की विदाई हुई। सेठ ने लड़के को बहुत सा धन दिया। लड़की सर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी और दासी को एक साथ भेज दिया। जब वो एक रास्ते में जंगल के माध्यम से गुजर रहे थे तो वहां चोरों का बहुत डर था। तो लड़के ने कहा कि तुम एक काम करो, गहने उतार कर मेरी कमर पर बांध दो, क्योंकि यहाँ डर है चोरों का। ठीक है ना। और उसने सारा धन समेटा और दासी को मारकर कुएं में गिरा दिया और लड़की को भी धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खूब आगे चला गया। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसको जुए की लत थी और खूब सारा धन चाहिए था। दूसरे शहर पहुंचा, अपनी पत्नी का भी विचार नहीं किया और एक हत्या भी की। दूसरे देश पहुंचा और जुए में सारा गहना और सब हार गया। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। सब उस पे कर्जा चढ़ गया और जब उसे पैसे मांगने लगे दूसरे लोग तो उसने कहा मेरे को लड़का पैदा हुआ है और मैं अपने ससुराल जाकर आता हूँ, आकर ही आपका सारा कर्जा मैं उतार दूंगा। लड़का क्या था, बहुत झूठ बोला। देखो उसने कितना अधर्म किया ना। अपनी एक बुरी लत को पूरा करने के लिए अपने संग उसके ऊपर विश्वास करके आई हुई लड़की को धकेल कर चला गया। अब लड़का क्या था, लड़की जो थी अपने रोते रोती रोती रही कुछ दिन तक कुएं में। एक मुसाफिर वहां से गुजरा, उसको कुएं से बाहर निकाला और उसको अपने घर तक पहुंचा दिया। लड़की ने रोते हुए कहा कि रास्ते में चोरों ने हमें लूट लिया, दासी को मार के भेज दिया, अब मेरे पति मेरे स्वामी पता नहीं कहाँ है। और लड़की ने भी तो गलती की, अपने माँ बाप से झूठ बोला। उसके माँ बाप ने उसे घर में शरण दे दी। अब और कहने लगे तू चिंता मत कर, तेरे स्वामी भी जीवित होंगे, तेरे स्वामी भी जीवित होंगे, इसलिए तू चिंता मत कर, हमारे पास रहे, उनका इंतजार कर। लड़की का जो पति था वो लड़का ठोकरे खाते हुए ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि तुम वापस आ गए, लेकिन चिंता मत करो, मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी शिकायत नहीं की है, मैंने उन्हें दूसरी ही बात कही है। लड़का खुश हुआ कि चलो यहाँ तो बच गया। अब लड़का कुछ दिन बहुत खुशी खुशी रहा लड़की के साथ। एक दिन लड़की बहुत सारे गहने पहनकर सोई हुई थी। रात का समय था। लड़के ने छुरी निकाली, अपनी पत्नी को मारा, सारे गहने और आसपास जो भी कीमती वस्तुएं थी उनको लेकर चंपत हो गया। अब मैना ने कहा देखिए कितना अधर्मी है, जिस पत्नी ने उसका साथ दिया उसी को मारकर उसी के गहने लेकर चंपत हो गया। किसके कारण? अपने जुए की बुरी लत के कारण। और मैना ने कहा कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अब आप बताइए महाराज, क्या ये गलत नहीं था कि स्त्री कहाँ बुरी थी? बुरा तो आदमी था, अधर्म तो उसने ही कहा था। अब राजा ने कहा चिंतामणि तुम अपनी बात कहो। मदन मंजरी ने तो अपनी बात का प्रमाण दिया, तुम बताओ। तब चिंतामणि तोते ने कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसका श्रीदत्त नाम का एक लड़का था और दूर नगर श्री विजयपुर की जो लड़की थी उसके साथ उसका विवाह हुआ। जो सागर दत्त का बेटा था वो श्रीदत्त, वो 12 बरस के लिए बाहर चला गया धन कमाने, 12 बरस तक नहीं लौटा। तो जय श्री क्या थी, उसको बहुत चिंता हुई कि मेरे पति तो आए ही नहीं, और इसमें वो अंदर अंदर घुटने लग गई और अपने पति की याद में खोई रहती। एक दिन वो छत पर खड़ी थी और उसको एक युवक दिखा। युवक के मनमोहक युवक को देखकर, उसके यौवन को देखकर उस पर उसका मन मोहित हो गया। उसने अपनी सखी को बुलावा भेजा और सारी बात कही और उस लड़के को अपनी सखी के घर बुला लिया। अब वह रोज रात, देखिए चिंतामणि तोता अपनी बात कह रहा है, इसी कहानी के माध्यम से दूसरी कहानी भी शुरू हो गई है। अब लड़की रोज रात अपने उस मित्र से मिलने के लिए अपनी सखी के घर चली जाती। 12 बरस बाद जयश्री का पति घर वापस आया। वह बहुत थका हारा था, सो गया। जयश्री सोचने लगी अब मैं कैसे अपने मित्र से मिलने जाऊंगी, कैसे मैं रात भर उसके साथ रहूंगी, कैसे मेरा जीवन कटेगा। जयश्री ने अपनी सखी को सारी बात बताई। उसकी सखी ने कहा कि तुम अपने पति को थोड़ा सा नशीला पदार्थ खिला के आ जाओ। अब रात हुई। जो लड़की थी जयश्री वो अपनी सखी के घर पहुंची, पर जब वो घर पहुंचती है तो उसको एक चोर उसके घर में जाते हुए देख लेता है
और उसी घर के सामने पीपल के पेड़ पर एक पिशाच भी उसको आते हुए देखता है। अब जो लड़का था जिसके साथ वो संभोग करती थी या पूरी रात उसके साथ गुजारती थी, उस लड़के को सांप ने काट लिया था और सांप के काटने से वो मर गई थी, मर गया था। पिशाच को ये बात पता लग गई कि लड़का मरा हुआ है और पिशाच ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही लड़की उसके करीब गई और उसकी छाती पर अपना सर रखने लगी, पिशाच जो उस मृत शरीर में घुसा हुआ था उसकी नाक काट ली और नाक काटने की वजह से वह जोर जोर से रोने लगी। और यह सारा क्रियाकलाप कौन देख रहा था? चोर देख रहा था, जो रात के अंधेरे में चोरी करने निकला था। पर जब उसने देखा कि इतने अंधेरे में स्त्री कहाँ जा रही है, तो वरन उसके पीछे हो लिया। उसकी सखी ने उसको कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारा पति थका हारा आया है और गहरी नींद में होगा, तुम जाओ और वहां जाकर रोना चिल्लाना शुरू कर दो कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। उसने सखी की बात मानी, घर पे गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी कि हाय मेरी बुरी किस्मत, इतने टाइम के बाद मेरा पति आया और उसने मेरी नाक काट लिया। पति को जब इस बात का पता लगा कि मैंने नींद में, गहरी नींद में यह कार्य किया, तो उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। लड़की को जो पिता था उसने कोतवाल को बोला। कोतवाल ने यह केस, या यूं कहूं कि मुकदमा, या उस लड़की के पिता की जो अर्जी थी राजा के सामने रखी। राजा के सामने जब सारी बात आई तो जो लड़का था, जयश्री का हस्बैंड था, उसका पति था, बहुत दुख में था और उसने कहा, महाराज मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये सब किया है या नहीं, मैं गहरी निद्रा में था, अगर मैंने ऐसे किया है तो मैं इसका पापी हूं। तब चोर को जब यह बात पता लगी और चोर ने देखा कि किसी एक की गलती की वजह से किसी मासूम को सजा मिल रही है, तो उसने क्या किया, लेकिन जो राजा था उसने चोर की पूरी बात सुनी और कहा, और पूरा हाल जब चोर ने राजा को कहा तो राजा ने उसकी पूरी बात सुनकर लड़की को ही सजा दी। और क्या सजा दी? उसका सर मुंडवाया, मुंह काला किया और उसे गधे पर बिठाकर नगर की ओर भेज दिया। पर राजा ने कहा कि इस बात का प्रमाण क्या है कि इसकी नाक उस मरे हुए आदमी ने काटी है। तब उसने कहा कि आप चाहें तो अभी के अभी जाके देख लें, वह आदमी वहीं मरा पड़ा है और उसके मुख में इसकी नाक है। और जब इस बात का सत्य प्रमाण वहां प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, उस लड़की को सजा मिली। अब चिंतामणि तोते ने, मदन मंजरी ने, दोनों ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी तो पूर्ण हो गई, एक साथ 3 किस्से हमने सुन लिए। तभी बेताल ने कहा, बताओ राजा विक्रम, कौन सबसे ज्यादा पापी था, स्त्री या ये पुरुष? तब राजा विक्रम ने कहा कि सबसे ज्यादा पापी इस कहानी में स्त्री थी। बेताल ने पूछा, क्यों? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें पता है, और जवाब दिया तो भी तुम्हें पता है। बोलोगे तो भी मैं जाला जाऊंगा और नहीं बोलोगे तो तुम मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाओगे। तब राजा बोला कि हे बेताल, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। क्योंकि बेताल पूछा करता था ना कि तुमने प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े होके बिखर जाएंगे, और बोले तो मैं चला जाऊंगा रूठ कर। लेकिन राजा विक्रम को इस कहानी का उत्तर पता था, तो उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि हे बेताल, सुनो मेरी बात। इस कहानी में सबसे ज्यादा पापी स्त्री थी, क्योंकि पुरुष को अपनी मर्यादा और धर्म का पता होता है, वह कितना भी अधर्मी हो लेकिन अपने धर्म की मानहानि नहीं करता, जबकि स्त्री ऐसा कर सकती है सिर्फ और सिर्फ अपने मन के द्वारा। क्यों? उसके मन में अगर ऐसी कोई हलचल हो तो वह गलत मार्ग पर चल सकती है, और यदि एक स्त्री अपना धर्म भूल जाती है तो ना जाने कितना विनाश करती है। इसलिए इस कहानी में सबसे ज्यादा पापी स्त्री थी, अपने बुरे कर्म के कारण और अपने मन की चंचलता के कारण। तो बेताल ने कहा, ठीक है, अब तुमने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया और अब मैं तो चला, अब आओ ढूंढो पकड़ो, फिर मैं तुम्हें नई कहानी सुनाता हूँ। विक्रम कभी कभी मुस्कुराते थे, थक भी जाते थे, परंतु उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। फिर से पूरे हौसले दमखम के साथ वो चल पड़े बेताल को लेने। और इसी क्रम में अगली कहानी के साथ मैं आपको मिलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए कि कहानियाँ हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।